नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे किसानों के आंदोलन की और उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो तीनों कानून किसान कानून है उनको फिलहाल होल्ड कर दिया जाए, फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इस दौरान 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि यह कमेटी 2 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कमेटी बनाने की कोई बात नहीं कही है। किसानों ने यह भी आरोप लगा दिया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने यह कमेटी बनाई है, क्योंकि इनमें जो सदस्य हैं ये वही लोग हैं जो किसान कानून की या जो तीनों कानून आए हैं इसकी वकालत कर रहे थे लंबे समय तक। यानी वो इन सदस्यों की और कमेटी की निष्पक्षता पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आज के जमाने में ईमानदार पत्रकारिता करने की, पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आपको मालूम है कि पत्रकारिता अगर करनी हो तो उसके लिए आपको धन की भी जरूरत होती है, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के सदस्य बने, यानी आप हमारे सदस्य बने, हमें थोड़ा सा आर्थिक मदद करें, आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक डोनेशन करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी इंडिपेंडेंट, निर्भीक, बिंदास, बेबाक पत्रकारिता करने की दिशा में। और इसके साथ साथ एक छोटी सी अपील और भी है। अपील यह है कि सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है। आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, और अगर अब किसान सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते तो फिर किसकी बात मानेंगे? किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए? उधर किसानों को यह लग रहा है कि दरअसल उनके साथ थोड़ा सा धोखा हो गया है, उनका विश्वास थोड़ा और बढ़ गया है। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है और ना हम कमेटी के सामने पेश होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है और किसानों को उसके सामने पेश होना पड़ेगा। एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया जिसके बारे में हम कई दिनों से बातचीत कर रहे थे। अब आगे बातचीत क्या होगी, आगे मामला क्या बढ़ेगा? किसान जस के तस अपने आंदोलन पड़े हुए हैं, किसान की सरकार की बातों पर अड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मामला यहां से कहां जाता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बात को न मानना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? इन्हीं मसलों पर करेंगे बातचीत। लेकिन इस बातचीत पे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ हैं मधुरेंद्र सिन्हा जी। मधुरेंद्र सिन्हा जी ये नवभारत टाइम्स के संपादक रहे हैं। हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं जो किसान शक्ति संघ के नेता है, आप हमारे कार्यक्रम लगातार उनको देख रहे हैं। आलोक जोशी सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक है। और आज हम आपको परिचय कराएंगे पवन उप्रेती से, सत्य हिंदी के में ये वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनका खास बात यह है कि आज ये सिंघू बॉर्डर पर गए थे जब किसानों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने वहां जाके जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, वहां का मूड क्या है। तो पवन, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो उस वक्त किसानों ने इस फैसले को किस नजरिए से लिया? जी, मैं आज जब सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा तो उससे पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसानों के अंदर सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा है और उनका ये साफ कहना है कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से, हमारी लड़ाई बीजेपी से, इनसे नहीं है। हमारी लड़ाई इन कृषि कानूनों को रद्द करने से है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई अब सरकार से है या हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा तमाम चैनलों पर कि किसानों ने साफ कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन उनकी जो प्राथमिक मांग है वो यही है कि इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा एमएसपी पर उनके लिए गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। जो माहौल सिंघू बॉर्डर का है वो
अपने आप में जबरदस्त एक माहौल है, जिसमें जो नौजवान है या जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनके अंदर जबरदस्त जोश है। और लगातार वहां से पंजाब से लगातार लोग उस आंदोलन में आ रहे हैं। और 26 जनवरी की जो किसान ट्रैक्टर परेड है, उसको लेकर मेरी जितने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द पवन, मेरा सवाल ये कि जब ये कमेटी का फैसला आया तो किसानों के अंदर हर्ष का मामला था या आक्रोश था? किसान क्या कहने लगे? वो इनिशियल टाइम था, मतलब जब फैसला आया उसके कुछ देर बाद तमाम किसान नेताओं ने, जो पंजाब से भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के पत्रकार आए थे, उन सबको बाइट्स दी। और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो मांग है वो इन कृषि कानूनों को रद्द करने की है। वो कमेटी के पक्ष में, हालांकि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पहले भी किसान कह चुके हैं कि उन्हें इस मामले में कोर्ट के दखल से थोड़ा सा नाराजगी है। वो ये चाहते हैं कि इस मसले को, इन कानूनों को केंद्र सरकार ने बनाया तो केंद्र सरकार ही ने वापस ले। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो वो जो मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, तो मैंने पूछा एक किसान नेता से, क्या इसको आपकी जीत माना जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये जीत जैसा कुछ भी नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी और जब एमएसपी पर हमें गारंटी एक्ट मिलेगा। तो किसानों का आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। केंद्र की सरकार को इस बात का पता था कि जून में जब ऑर्डिनेंस आए थे, तब पंजाब के अंदर इन कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। आप अगर गाजीपुर बॉर्डर देखेंगे, सिंघू बॉर्डर देखेंगे या टिकरी का बॉर्डर देखेंगे, यहाँ पर पंजाब के किसानों की अधिकता है। जो सारे जबरदस्त लंगर चल रहे हैं वो पंजाब के किसानों की ओर से चल रहे हैं। तो तब किसान लगातार सरकार को इस बात के लिए चेता रहे थे कि वो इनको वापस ले ले, लेकिन सरकार ने इनको कानून बना दिया। और 2.5 महीने तक उसके बाद भी पंजाब में धरना रहा, पंजाब में मालगाड़ियां नहीं गई, कोयला नहीं गया, बेसिक चीजें नहीं पहुंची, तो लोग परेशान थे। उसके बाद ये लोग दिल्ली आए। तो वो जो सारा गुस्सा है वो यहाँ आज मैंने किसानों में, नौजवानों में, इन लोगों में देखा। और मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक है। और 26 जनवरी को दिल्ली में जाने का, ट्रैक्टर परेड करने का बहुत पीसफुल उनका कार्यक्रम है और उसको वो करना चाहते थे। लेकिन उनकी बहुत सारी नाराजगियां थी, जैसे उन्हें खालिस्तानी बताया गया या उन पर तमाम आरोप लगाए गए। इसको लेकर उनके अंदर गुस्सा था। क्या पवन, बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसान मानेंगे? देखिए आशुतोष जी, इसमें मैं जो कमेटी बनाई है इसके विषय में जो चर्चा आई है उसको थोड़ा सा आपके दर्शकों तक पहुंचा देता हूं। इन्होंने परसों कहा था कि हम कमेटी बना देंगे, अगले दिन कमेटी का निर्माण कर दिया, 4 सदस्यों की उसमें घोषणा कर दी गई। अब अचानक रातों रात किस आधार पर ये 4 सदस्य आ गए? और ये चारों सदस्यों का जो बायोडेटा है आज सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पे और व्हाट्सएपों पे किसानों के घूम रहा है, जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि एक सदस्य जो है, जो भूपेंद्र सिंह मान है, उनके विषय में 14 दिसंबर को द हिंदू में स्टोरी छपी है। प्रमोद कुमार जोशी के विषय में 15 दिसंबर को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इन्होंने खुद आर्टिकल लिखा है। अनिल गंगावत जो शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट हैं, उनका 21 दिसंबर को हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है। और अशोक गुलाटी जी का स्वयं आर्टिकल 2 दिसंबर 2020 का है, जो मैं ये आपको आपके दर्शकों के लिए दिखा रहा हूं। ये इनका है। इसमें ये जो पीला रंग का है, इसमें स्पष्ट कहा है इन्होंने कि अनदर डिमांड इज मेकिंग द एमएसपी। को दिखाइए आलोक जी, इसको फुल फ्रेम कर दें। ये आप देखें, ये आप देखें तो ये, हाँ, ये अशोक गुलाटी जी का है, 2 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। इसमें पीले रंग से जो मैंने मार्क किया है, इसमें लिखा है अनदर डिमांड, जो फार्मर्स की डिमांड है उसके बारे में लिखते हैं, अनदर डिमांड इज मेकिंग द एमएसपी स्टैट्यूटरी एंड लीगल बाइंडिंग इवन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इसमें आगे ये लिखते हैं, आई कंसिडर दिस इम्प्रैक्टिकल। तो ये जो पहले से ही एमएसपी की एक मेन डिमांड है, 2 मुख्य डिमांड लेकर के सरकार के सामने किसान आए हैं। नंबर 1, एमएसपी लीगली बाइंडिंग बताई जाए। इसमें आर्टिकल में 2 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में स्पष्ट अशोक गुलाटी जी, बाकी 3 लोग कृषि के आंदोलनकारी या किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञ यही है।
अशोक गुलाटी जी, लिखा है इन्होंने स्पष्ट रूप से। और पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उनको एमएसपी की व्यवस्था के से ही थोड़ा सा परहेज है, नहीं चाहते बहुत लंबे समय तक एमएसपी की व्यवस्था चले। और इन कृषि कानूनों का वो पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये प्रोग्रेसिव कानून है। तो जिन लोगों की पोजीशन पहले ही फेवर में थी, और बाकी लोग भी जैसे मान साहब हैं, वो तो समर्थन पत्र दे करके आए थे अभी पिछले दिनों, उसी विषय में वो स्टोरी भी छपी थी अखबारों में। तो जो लोग पहले ही इसके समर्थन में थे उन्हीं को आपने चुन लिया, और रातों रात आपने चुन लिया। मैंने अभी एक बड़े चैनल पर मुझे अनिल गंगावत जो इसके सदस्य हैं वो मिल गए। मैंने उनसे पूछा, भैया किस आधार पे आपको चुना गया, आपने अपना बायोडेटा कब दिया, आपने अपनी सहमति के हाँ मैं सदस्य बनने को तैयार हूं कब बताई? उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोला जी हमें नहीं पता, हमें तो चुन लिया गया। मैंने कहा भाई कोई तो प्रक्रिया होगी, तुमसे सहमति तो ली गई होगी, तो किसी का फोन तो आया होगा। बोला उस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अब सदस्य हूं उसका। तो इस तरह की बात है, उनके पास कोई कहना नहीं है। इसमें मेरा कहना यह है कि यदि ये 4 सदस्य जो सरकारी सदस्य है ये ना बनाते, इंडिपेंडेंट होती, तो कहीं ना कहीं किसान कुछ सोच सकते थे, क्योंकि कल किसानों का विश्वास जगा था सुप्रीम कोर्ट के प्रति। लेकिन आज जो किया है उससे बिल्कुल साख खराब हो गई है। अब सब लोग अड़ गए हैं। मैं जो मध्य मार्ग अपनाता रहा था, मैं भी अब तो ये कह रहा हूं कि भैया अब इनको काले कानूनों को आप वापस ही ले लो, क्योंकि आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे बातचीत को आगे सवाल पूछूं। मैं दरअसल इन चारों सदस्यों का जो मैं परिचय दे देता हूं। भूपिंदर सिंह मान, इनके बारे में कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन है, साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के ये कन्वीनर माने जाते हैं। इन्होंने, जैसा कभी पुष्पेंद्र जी ने बताया कि जो किसान, जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर से दिसंबर के महीने में मुलाकात की थी, और इन्होंने किसान कानूनों पर अपना कहा था कि हम इसका समर्थन करते। खुद जाकर इन्होंने कृषि मंत्री से समर्थन की बात की थी, ऐलान किया था। दूसरे जो सदस्य हैं जिनका नाम है प्रमोद जोशी, ये डायरेक्टर है साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन कानूनों को अगर स्क्रैप किया गया, जो किसानों की मांग है, तो ये डिजास्टरस होगा, खतरनाक होगा। ये प्रमोद जोशी ने अपने लेख में लिखा है। इसके अलावा अशोक गुलाटी हैं, ये चेयरमैन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इन्होंने कहा है कि ये जो किसान कानून है ये किसानों के हक में है, किसानों के पक्ष में है। इसके अलावा अनिल घनावत, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये शेतकारी संगठन के प्रमुख हैं, और जब ये कानून आया था तो इन्होंने खुला उसका समर्थन किया था और एक तरीके से उसका सेलिब्रेशन भी किया था। तो पुष्पेंद्र जी, लेकिन ये तो एक अलग बात हो गई है। क्या आप इन चारों सदस्यों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हर व्यक्ति मानता है, न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया कि जो सारे के सारे कानून के समर्थक है वही सारे के सारे रैंडमली सिलेक्शन होता? तो ये कम से कम ये कह सकते थे। 4 पक्ष हैं, देखिए मैं आपको बताऊं। सरकार जिसने कानून बनाया, किसान जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं किसान संगठन भी तीसरा जो इनका समर्थन कर रहे हैं यदि कोई है, और चौथा कृषि विशेषज्ञ। सबसे कहा जाता है भाई 3-3 या 2-2 सदस्य दे दो अपनी मर्जी के, जो आपको समझ में आते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हम दे रहे हैं, तो 9 सदस्य बन की एक कमेटी बन जाती है। इसके ऊपर सबको विश्वास होता है, क्योंकि हमने खुद अपने सदस्य उसमें भेजे होते, सरकार ने अपने भेजे होते, तो कोई भी बैकआउट नहीं करता उससे। लेकिन अब तो इन्होंने एक तरफा रातों रात पूरे देश में से, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तरीका ही नहीं है इन 4 सदस्यों के नाम ढूंढने का। इतनी एक्सपर्टीज में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता कि रातों रात वो ढूंढ लेंगे। 25-30 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन भी इसी फील्ड में हुई, खेतों में हम घूमते हैं, तब जाकर के भी ये 2-3 नाम तो ऐसे शायद हमें भी आज ही पता लगे कि ये भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये अचानक नाम कहां से आ गए? अचानक उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? क्या 20 नाम दिए गए थे, उसमें से 4 सेलेक्ट हुए, या 4 ही दिए थे? दिए किसने थे? ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके चयन पे सवाल खड़े कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा प्रोसेस जो है मेलाफाइड और उस तरह का दिख रहा है। इसमें जो है फेयरनेस नहीं है, सभी पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में नहीं है, इसलिए इसके सामने जाने का किसानों का कोई सवाल नहीं है। जी देखिए, सरकार तो राजनीति करती है, जो राजनीतिक दल वो राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहती तो सुप्रीम कोर्ट तो राजनीति नहीं करता ना, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करता है। नहीं, ये बात ठीक है। यदि 12 घंटे के अंदर अंदर 4 सदस्यीय कमेटी ना बनती, सुप्रीम कोर्ट कहता मैं 4 दिन में कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं इसका मैं सबसे नाम ले रहा हूं,
तब तो इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता। अचानक 4 नाम कैसे आ गए 12 घंटे में? मैं आपसे भी कहूंगा कि भाई आप 4 नाम ढूंढ लाइए, तो शायद आपको भी काफी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन नाम है, किस स्तर के हैं, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उन्होंने काम किया है। ये अचानक किसने बता दिया सुप्रीम कोर्ट को? ये सारे नाम तैयार थे, उन्होंने फट से नाम दिए, उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया, सारे सारे इन्हीं के पक्ष के आदमी आ गए। पुष्पेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। 12 घंटे के अंदर 4 एक्सपर्ट्स, और वो भी सारे के सारे रैंडमली उठाए गए हैं, सारे किसान के सरकार के पक्ष के आ जाए, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये कहने का मतलब है कि सरकार ने जो लिस्ट दी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान ली? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये आए हैं चारों आदमी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, इनके ड्राफ्ट भी करते रहे विशेषकर गुलाटी साहब। और इन्होंने ये जो अनिल जी हैं, ये एक सेमिनार में भी थे, मुझे ध्यान आ रहा है, वेब सेमिनार में मेरे साथ, तब भी इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इस चीज की, इन कानूनों की। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्री जो है इन्होंने डिसाइड कर रखा था, ये 4 आदमी कमेटी बनानी है भैया, कमेटी में 4 आदमी होंगे, ये हमारे पक्ष के काम करेंगे, इसलिए कोई इसके ऊपर भरोसा किसानों का नहीं है, इसके सामने वो नहीं जाएंगे। जी विनोद जी, आपने पूरी बात सुनी पुष्पेंद्र जी, इसीलिए मैंने थोड़ी उनसे लंबी बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए अब तो। आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी, अपने को अनम्यूट करें। देखिए, कल जो वातावरण बना था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की थी सरकार के रवैये को लेकर के, और यहां तक कहा था कि आप इसका अमल नहीं रोक सकते तो हम रोकेंगे, आपने क्या किया, 45 दिन से लोग बैठे हुए हैं। तो एक वातावरण ये बना था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत संजीदा है, और सुप्रीम कोर्ट संजीदा है भी, जिस तरह से उसने इसमें इंटरवीन किया और ये कहा कि हम पहले जो है इस मामले को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मामला, जो संवैधानिकता का प्रश्न है, वो बाद में देखेंगे। तो किसानों में भी एक विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट अब जरूर इसमें जो है कुछ ऐसा करेगा कि जिससे जो है एक रास्ता निकले। पुष्पेंद्र जी, आप कल भी हम लोग के साथ थे चर्चा में, आपको याद होगा, वो खुद भी कह रहे थे कि इसके बाद किसानों को भी सोचना पड़ेगा और किसान भी सोचेंगे कि हम जो है अपनी स्टैंड को थोड़ा सा डाइल्यूट करें, थोड़ा नरम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों का अमल रोका, बहुत स्वागत योग्य कदम था, लोगों ने बिल्कुल इसका स्वागत किया, हम सबको भी अच्छा लगा कि चलिए एक कुछ समय के लिए उसका रोका। लेकिन जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि जिस तरह से कमेटी अचानक बनी, तो उससे किसानों के भीतर, जो आपके पवन भी वहां गए थे, इन्होंने भी महसूस किया होगा, किसानों के अंदर एक अविश्वास पैदा हो गया। क्योंकि जो चारों नाम बाद में पृष्ठभूमि, मैं खुद इतने दिन से किसान आंदोलन को कवर करता रहा हूं, मुझे अशोक गुलाटी के अलावा 3 नामों के, भूपेंद्र सिंह मान, पहले तो बड़ा कंफ्यूजन था कि हरसिमरत मान है कि जितेंद्र सिंह मान है कि भूपेंद्र सिंह मान है, बहुत कंफ्यूजन चला। भूपेंद्र सिंह मान को मैं तब से जानता हूं, तो वो महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलनों में आया करते थे। पंजाब में जो भारतीय किसान यूनियन बनी थी, उसमें 2 बड़े नेता थे, भूपेंद्र सिंह मान और अजमेर सिंह लाखोवाल। तब इनका दोनों का झगड़ा इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ था, और अजमेर सिंह लाखोवाल बिल्कुल खाटी किसान नेता थे, गांव देहात के। भूपेंद्र सिंह मान शरद जोशी जैसे पढ़े लिखे और उस तरह के कृषि मामलों के जानकार थे, और उनका एजेंडा वही था जो शरद जोशी का था, सहकारी संगठन का वर्ल्ड बैंक वाला एजेंडा। जो आज जो कानून आए हैं, तब से इन कानूनों की, इस तरह के कानूनों के पक्षधर उस समय भी हुआ करते थे। इसीलिए अजमेर सिंह लाखोवाल और भूपेंद्र सिंह मान में मतभेद हुए, और उसके बाद अलग अलग हुए। नहीं, मैं खाली पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं ताकि पता होना चाहिए दर्शकों को कि भूपेंद्र सिंह मान का क्या पृष्ठभूमि है। बाद में वो सारा पुष्पेंद्र जी बता चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप आशुतोष जी, आप भी उस समय बहुत शिद्दत से आपने कवर किया था। अन्ना आंदोलन जब हुआ था, तो आपको याद होगा एक कमेटी बनाई गई थी, और अन्ना आंदोलन में जो कमेटी बनी थी, उसमें सरकार और अन्ना की टीम के बराबर के सदस्य थे, 5 मंत्री उनके और 5 सदस्य अन्ना टीम के थे। तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी बनी थी कि भाई ये जो ड्राफ्ट करेगी जन लोकपाल का, उस पर बात होगी। वो अलग बात है कि फिर उस पर क्या हुआ। तो अगर इस तरह की कोई कमेटी बनती, सुप्रीम कोर्ट अगर इस प्रक्रिया को ये कहता कि भाई, जो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि 2-2 नाम दीजिए, और एक जैसे सोमपाल शास्त्री जैसे पूर्व कृषि मंत्री, इस तरह के लोग अगर रखे जाते हैं उसमें, जो किसानों को ही समझते हैं। अब मैं आपको एक राष्ट्रोद्घाटन कर रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे, जानकारी में दे रहा हूँ। नहीं, आपने जो जानकारी दे रहे हैं बहुत अच्छी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे किसान? सवाल ये है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट अंतिम शब्द है। हम सरकार की बात नहीं मानते, संसद की बात नहीं मानते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है तो हम पूरे देश के नागरिक मानते हैं। आज किसानों के आंदोलन से यह ध्वनि निकल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे।
देखिए आशुतोष जी, ये बड़ा तकनीकी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने तो कह दिया कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने की बात उन्होंने कह दी है। बस आपसे जहां तक हम लोगों की बात है, हम सब मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसका दायित्व है कि उस संरक्षण करे लोकतंत्र का और संवैधानिक मूल्यों का और संवैधानिक व्यवस्था का। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवीन भी किया, लेकिन प्रश्न ये है कि शायद ये बेहतर तरीके से अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानी जाती और किसान भी थोड़ा सा अपना रुख नरम करते। मैं ये कह रहा हूं, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक कृषि विशेषज्ञ है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम भी इस कमेटी में आने वाला था, और अगर उनका नाम होता तो शायद किसानों को उन पर भरोसा होता और किसान कुछ अपनी बातें जो है अपने रुख को नरम करते। लेकिन इसीलिए उन्होंने ये कह दिया था, उन्होंने ये बात कन्वे कर दी थी कि अगर किसान बातचीत के लिए नहीं आएंगे तो मैं कमेटी में नहीं रहूंगा। उसके बाद उनका कमेटी में नाम नहीं आया। तो ठीक है, ऐसे लोग, ये जो चारों लोग हैं, इनमें से कौन जाकर के किसानों से संवाद कर सकता है जब इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है? अगर सोमपाल शास्त्री जैसे लोग होते तो निश्चित रूप से किसानों से एक संवाद का रास्ता खुल सकता था। ये मुझे लगता है कहीं चूक हुई है। अब कैसे हुई है ये बट अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मधुरेंद्र सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे है, और आप चूंकि इतना लंबा आपका पत्रकारिता का अनुभव रहा, क्या पहली बार आप इस बात को देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है उसका ओपन डिफाइंस हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, किसान आंदोलनकारी जिम्मेदार? और एक चौथा एस्पेक्ट भी है, सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। तीन एस्पेक्ट जो आपने गिनाया, उसके अलावा सोशल मीडिया भी, क्योंकि पुराने जमाने में सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन कुछ था ही नहीं, जीरो था। तो उस जमाने में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पर टिप्पणी टीका होती नहीं थी, टीका टिप्पणी अखबारों के माध्यम से होती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल मुझे पुष्पेंद्र जी की भी सही लग रही है, विनोद जी की भी, कि जिस तरह से कमेटी के 4 सदस्य चुने गए, वो उनका जो रुख था वो प्रो कानून था। तो इस बात को समझना चाहिए था कि जो प्रो कानून रुख है तो किसान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीधी बात है। मैं भी कानूनों के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी कानूनों का समर्थन करता हूं, इन 3 कानूनों से मैं भी समर्थन में रहा हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब इस तरह के बड़े पौधे की कमेटी, यानी हाई पावर्ड कमेटी जब बनेगी, तो उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो न्यूट्रल रहे हो, एक समर्थन भी किया हो तो कोई खास समर्थन ना हो। और अगर जैसा कि 9 आदमियों की कमेटी बना दी जाती, ये भी हो सकता था 4 इधर से 4 उधर से और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रख दिया जाता। तो कमेटी के फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें तो दो राय नहीं। मुझे लग रहा है कि फॉर्मेशन में कमी रह गई है, लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ द कोर्ट, ऐसा लग रहा है मुझे। और उसको अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। 4 अभी भी कमेटी में और सदस्य लाए जा सकते हैं। मैं खत्म होने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसान क्या इतने जिद्दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे? कि अगर मेरे हिसाब से अगर चीजें नहीं चली तो मैं नहीं मानूंगा। ये तो लोकतंत्र का तकाजा नहीं है ना? ये बात जो है आप कह रहे हैं, इसके पीछे भी मैं बता दूं कि पंजाब के किसानों ने डे 1 से एक ही मांग रखी है, डे 1 से, कि किसान कानून रद्द करो, नथिंग बट रिपीलिंग ऑफ द लॉज। तो ये तो शुरू से ही अड़े हुए हैं कि भाई किसान, वो बात ही नहीं करते। पंजाब के किसान जो आए, हरियाणा के जो किसान आए, बाकी राज्यों के जो किसान आ रहे हैं, बहुत सी चीजों पर बात करने को तैयार हैं उनमें। लेकिन पंजाब के जो किसान खास करके मुझे दिख रहे हैं, और कुछ हरियाणा के भी कुछ किसान संघ दिख रहे हैं, उन्हें कोई बात नहीं करनी है, किसी भी विषय में बात नहीं करनी है, कानून रिपील करने के अलावा वो कोई डिमांड नहीं करते हैं। ठीक अड़े हुए हैं बिल्कुल, इसमें भी बात नहीं करते। और जब उनसे कहा जाता है कि कौन कौन से प्रावधान आपको चुभ रहे हैं ये बताइए, वो भी नहीं बताते। वो कहते हैं कानून हटा दो। तो इस तरह से देश नहीं चलता। गवर्नेंस की भी बात होती है। आफ्टर ऑल कोई भी सरकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाती है तो कोई बिल वापस नहीं लेती, बिल भी वापस गिर जाने। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बता सकता हूं कि जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था रॉलेट काला कानून वापस लो। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा। जो मैं बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सरकार कोई कमेटी बनाए, आप उसका विरोध करें तो बिल्कुल समझ में आता है कि भाई चलो ठीक है, राजनीतिक दल, एक सरकार का एक पॉलिटिक्स होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का आखिरी दरवाजा, अगर वो कोई चीज बनाती है और हम उस पर सवाल खड़े करते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, फिर देश कैसे चलेगा? आलोक जी, मेरा सवाल आपसे, उसके बाद पुष्पेंद्र जी के पास आऊंगा। पुष्पेंद्र जी इस पर इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन आलोक जी पहले आप जवाब दें इसका। आप कह रहे हैं ये इंसाफ का आखिरी दरवाजा है, तो मेरा ख्याल है इसके आगे और दरवाजे भी हैं। परंपरा है, हम लोगों के यहाँ अभी उस अंदाज में पालन नहीं होता है, लेकिन जैसे ब्रिटेन में जहाँ से ये हमारा संविधान आया है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड में चला जाता है कोई मामला। सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होती है।
यहाँ भी कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास अपील जाती है, आमतौर पर फांसी की सजा माफ करने की अपील होती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठेगा? ये कहीं लिखा है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप सवाल नहीं उठाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश के साथ उसने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है और कहा है कि ये कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं। ये कमेटी मामले को समझकर हमको समझाएगी। इसका अगर सीधे सामान्य भाषा में तर्जुमा करूं तो ये है कि मामला समझेगी, फिर हमें समझाएगी। अब जो 4 विद्वान उसमें शामिल हैं, वो चारों पहले ही समझा चुके हैं पूरे देश को कि वो क्या चाहते हैं कानून के विषय में। जब उनके विचार इतने साफ हैं, वो आपको क्या समझाने जा रहे हैं, ये क्या सोचने समझने की कोई गुंजाइश बची है? आपको कानून का ज्ञान होगा। तमाम मामलों में जज साहब खुद को अलग कर लेते हैं सुनवाई से, कहते हैं भाई इस मामले में मेरा इंटरेस्ट है, इस मामले से मैं जुड़ा हुआ हूं। अशोक गुलाटी की ईमानदारी पे मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अशोक गुलाटी इस देश के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं, एग्रो इकोनॉमिस्ट, यहाँ के, भारत के नहीं दुनिया के टॉप के एग्रो इकोनॉमिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन उनकी राय साफ है। और पिछले जैसे शेतकारी संगठन का जिक्र किया अभी जी ने कि वर्ल्ड बैंक का एजेंडा, तो भारत के नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों में वर्ल्ड बैंक का एक एजेंडा जो उदारीकरण के नाम पर चल रहा है वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इस पे अलग बहस हो सकती है। मैं भी उसके कुछ हिस्सों के साथ हूं, आप भी उसके कुछ हिस्सों के साथ हैं। लेकिन आशुतोष जी, आपके खिलाफ कोई जांच शुरू हो कल को और उसमें मुझे कमेटी का सदस्य बना दिया जाए, सबको इसके सामने ये पता है कि साहब ये 20 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, इसके बाद मैं उस कमेटी का सदस्य हूं और अदालत कहेगी आलोक जी बताएंगे कि आशुतोष कैसे आदमी है, अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है। तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं डिक्लेरेशन दूं कि साहब मैं आशुतोष को 25 साल से जानता हूं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत तटस्थ भाव से, और हो सकता है मैं पूरे तटस्थ भाव से इसकी जांच करूं, इसके बावजूद लोग उसको शंका की निगाह से देखेंगे, जो इस मामले में होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पी साईनाथ का नाम लिया अपनी सुनवाई में, कहा कि पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट्स को बुला लिया जाए। वो कहाँ हैं? वो उस कमेटी में क्यों नहीं है? सोमपाल शास्त्री भारत के पूर्व कृषि मंत्री हैं, कोई चलते फिरते विद्वान नहीं है। आज की सरकार के लोग भी उनको फोन करके पूछ रहे हैं भाई इस मसले का हल कैसे हो सकता है, ये खबर मुझे है। ऐसे और लोगों को भी पूछा जा रहा है। लेकिन जब आपको कमेटी बनानी होगी तो क्या अदालत को नहीं पता है कि कौन है? और जैसा वो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये कहां से कौन से विद्वानों को लाकर कमेटी बनानी है, कितने लोगों की कमेटी होगी, तमाम पंचायती चीजों में आपको पता होगा सोच कि ऑड नंबर रखा जाता है, 5, 7, 9। मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, आप करिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं इसकी टेक्निकलिटी में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मेरा तो बहुत बुनियादी सवाल है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये कमेटी बनाई है। अगर मैं गलत हूं, और फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस बात को कि इस कमेटी के जो 4 सदस्य हैं उनकी व्यक्तिगत निष्पक्षता, उनकी इस मामले के अंदर विशेषज्ञता, उनकी ईमानदारी पर हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे। मैं एक बुनियादी सवाल है और वो सवाल लोकतंत्र के अंदर डिस्कस होना चाहिए। आलोक जी, मेरा सवाल ये कि आप जो बात कह रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। आपके हिसाब से ऐसा लगता है जैसे कि ये कमेटी बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि ये कमेटी एक तरीके का फैसला दे। तो जो हुआ है सामने और दिख रहा है वो तो यही है, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, थोड़े से रिसेंट हिस्ट्री में चले जाएं, पास्ट में, तो पता चल जाएगा किसका क्या इंटरेस्ट होगा। जो लोग इन कुर्सियों पे बैठते हैं, वहां बैठने के दौरान, वहां से उठने के बाद उनके साथ क्या होता है। अब आप नाम लेके मुझसे कहलवाना चाहते हैं ताकि कल मुझे भी वहां हाजिर होना पड़े जहां प्रशांत भूषण हाजिर हुए थे, वो मैं नहीं। चलिए पुष्पेंद्र जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? पुष्पेंद्र जी आप बताएं। मैं पुष्पेंद्र जी, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं। इस देश का संविधान साफ तौर पर कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक है। अदालत पर हम सबको यकीन है, हम अदालत के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए आप कोई बात कर रहे हैं या मैं कोई बात कर रहा हूं, इसको पूरी गंभीरता के साथ हमें कहना चाहिए। क्यों खड़े कर रहे हैं ये सवाल? लेट द कमिटी डिसाइड। अगर कमेटी कोई फैसला गलत करती है
तब हम उसके बारे में बात करते हैं। आज हम पहले दिन से ही यह सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, आपने बार बार कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिफाई कर रहे हैं किसान। टेक्निकली स्पीकिंग ऑर्डर में कोई ऐसी बात किसानों से कही नहीं गई है। ना तो ये कहा गया है आप वहां से खाली कर दो, ना ये कहा गया है कि आप हमें नाम दे दो हम सदस्य बनाएंगे, ना ये कहा गया है कि भाई आप कंपल्सरीली इस कमेटी के सामने पेश हो जाओ। आप क्यों का कोई एक आदेश हो कि भाई टेक्निकली ये कहा था आपसे, आप उस बात को नहीं मान रहे। भाई कोई आदेश है उसके प्रति अप्रसन्न होना तो ये तो मेरा अधिकार है, इसके ऊपर तो कोई जोर जबरदस्ती किसी की है नहीं कि मैं हंस के उसको स्वीकार करूं या उसको जो है उस तरीके से नाराज होकर के स्वीकार करूं। तो टेक्निकली स्पीकिंग कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात नहीं कही है जो हमें करनी थी और वो हमने नहीं की है। इन्होंने अपनी मर्जी से कमेटी बना दी, अपनी मर्जी से सदस्य रख दिए। हमारा आंदोलन जहां चल रहा है वहां चल रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा आप वहां से उठ जाओ। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने सुप्रीम कोर्ट की ना मानी हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम अपनी जगह पे सही है। वहां एक सज्जन पेश हुए जिन्होंने किसानों की तरफ से आश्वासन दे दिया है कि वहां से बुढ़ों को, बच्चों को और महिलाओं को हटा लिया जाएगा आंदोलन की जगह से। वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे अपने को नहीं पता है। उनसे पूछा गया कि आपने किसानों के बारे में बात कर ली है, उन्होंने कहा हाँ। देखिए जो किसानों के 4 वकील थे आज वो बिल्कुल भी पेश नहीं हुए। और इसमें वैसे भी पब्लिक में मेरा भी, टिकैत साहब का भी ये मानना रहा है कि ठीक है हम निवेदन कर लेंगे कि बुजुर्ग और महिलाएं जो ठंड में जिनको तकलीफ हो सकती है वो अपने घर चले जाएं। हमने निवेदन किया है, लेकिन वो नहीं जा रहे तो हम उनको बस में बैठा करके जबरदस्ती तो भेज के आएंगे नहीं जी। ठीक है, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि अचानक कोई आदमी पहुंचता सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहता कि भाई देखिए इस किसानों के आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऐसा संगठन भी इन्वॉल्व है जो दरअसल खालिस्तानी है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। और उसके बाद जो देश का अटॉर्नी जनरल वो कहते हैं जी मिलॉर्ड आपकी बात, ये बात बिल्कुल सही है और मैं सरकार की तरफ से इस बारे की तस्दीक करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहते कि नहीं भाई आप इस बारे में एफिडेविट दे दीजिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है। जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं खालिस्तानी है, कहीं देश विरोधी लोगों हैं तो उनको पहचान करके उनको अरेस्ट करने का आप खुद ही करें, इसमें शामिल है, आप क्यों नहीं पकड़ते उनको? ये एक अलग सवाल है। लेकिन विनोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को, आप जोड़ना चाहते थे? मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि जो बार बार आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का डिफाइंस, वैसे तो पुष्पेंद्र जी ने उसके तकनीकी जवाब दे दिया है। भैया इस देश में पहले भी डिफाइंस हो चुका है। अब मैं आपको देता हूं उदाहरण, शबरीमाला वाला उदाहरण लोगों ने बताया कल ही कि जिस तरह जब शबरीमाला का फैसला आया उसके बाद किस तरह के बयान आए, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से बयान आए, तमाम सारे लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ बयान दिए। दूसरा मैं आप बताऊं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया उसके बाद श्रीमती गांधी के पक्ष में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने फैसला दिया, लेकिन उस फैसले की सब जगह आलोचना हुई। जेपी मूवमेंट में पूरा फैसला, उस फैसले को लेकर के जबरदस्त आज तक आलोचना होती है। उस समय के जो जज सुपरसीड किए गए और क्या स्थिति, आज जगमोहन लाल सिन्हा को लोग याद करते हैं लेकिन उस फैसले को देने वाले जजों को याद नहीं करते। तीसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, राजीव गांधी सरकार ने संसद से कानून ला करके उसको पलट दिया, वो भी डिफाइंस ही था एक तरह से। चौथा उदाहरण मैं ये देता हूं एप्रेंशन का कि अगर अयोध्या वाले मामले में अगर दूसरा फैसला होता तो समझ में आ जाता डिफाइंस क्या होता है। वो तो चूंकि फैसला पक्ष में आ गया, उन लोगों के पक्ष में आ गया जो मंदिर पक्ष में आ गया, तो जय जयकार हो गई। अगर कहीं फैसला, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इस देश में सवाल नहीं उठे। एक और उदाहरण, जब 6 दिसंबर 1992 को उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि मस्जिद की सुरक्षा होगी और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गारंटी मांगी थी, सुरक्षा की जाएगी, आदेश दिया था, मस्जिद गिर गई, डिफाइंस हुआ और कल्याण सिंह को एक दिन की जाके उन्होंने माना भी। तो ऐसा नहीं कि पहले डिफाइंस नहीं हुए हैं इसी देश में, तो हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि तकनीकी जवाब तो दे ही दिया पुष्पेंद्र जी ने कि ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है कि उठ जाओ या करो, तो डिफाइंस का सवाल भी नहीं उठता। असहमति है, अभी डिफाइंस का मामला नहीं है, अभी असहमति है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब किसानों को कम से कम जब 3 कानून को हमने सस्पेंड कर दिया है तो उसके बाद किसानों को अपने लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कृपया करके अपना आंदोलन यहां से हट के चले जाएं। तो एक तरीके से आदेश नहीं है, लेकिन उस आदेश नुमा बात उसमें जरूर कहेगी। मधुरेंद्र सिन्हा, जब आगे आप क्या भविष्य देखते हैं? किसानों का आंदोलन उग्र होगा, तेज होगा, बढ़ेगा? रास्ता क्या है? सरकार अपनी जगह अडिग है, किसान अपनी जगह अडिग है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी।
पहले तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि आंदोलन अभी समाप्त होने वाला है, जैसा पुष्पेंद्र जी के तेवर देख के आज लग रहा है कि आंदोलन आसानी से अभी खत्म होने वाला नहीं है, चलेगा ये लंबा। हालांकि कोर्ट ने एक अच्छा रिलीफ दिया है किसान नेताओं को कि भाई हमने कानून को फिलहाल सस्पेंड कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात की है कोर्ट ने। तो ये तो अदालत का मामला था, अदालत ने अपनी तरफ से 2 कदम उठा दिए हैं, लेकिन अब किसान नेता तो सीधे अड़े हुए हैं कि नहीं, कानून वापस करो। और पंजाब के नेता के बारे में पहले कह चुका, पंजाब हरियाणा के किसान नेता साफ कह रहे हैं कि हमें कानून वापसी से कम कुछ नहीं चाहिए, तो वहां पर हो गया। अब सवाल यह है कि आगे केंद्र सरकार क्या करेगी। केंद्र सरकार 15 तारीख को एक और बैठक करेगी किसानों के साथ, किसान आते हैं मिलते हैं, क्या होता है वो तो नहीं जानता मैं। अंदाजा लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि अब किसान सीधा डिफाई कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो कृषि कानून वापसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो केंद्र सरकार भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा था यहाँ पर कि किसानों का जब मामला उठ रहा है, जो ये बात भी पिछले दिनों काफी छपे कि एग्रीकल्चर भारत के संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, तो इस पे केंद्र सरकार को आना नहीं चाहिए था। तो मेरा यहाँ पर एक और सवाल उठता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं आंदोलन के कारण। तो ये क्या कि किसानों को पैसे देने की सारी जिम्मेदारी इस केंद्र सरकार की है क्या? अगर ये समवर्ती सूची में है तो राज्य सरकारों को भी इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं कहूंगा कुछ राज्य ले रहे हैं, काफी राज्य नहीं ले रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों से तो मैं बड़ा निराश हूँ, वो तो किसानों के लिए बहुत कम कर रहे हैं खरीदारी। जैसे अभी जैसे खरीदारी चल रही है, खरीफ फसलों की, धान की खरीदारी चल रही है, उस पर फिर कभी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि अभी तो किसान का आंदोलन लंबा चल रहा है। पवन इस पे कुछ जोड़ना चाहते हैं? पवन आप बताओ। जी सर। सर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश की न्यूज वेबसाइट्स पर खबर चल रही है, ऑल मेंबर्स चूजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट कमेटी हैड बैक फार्म लॉज। तो ये जो खबर है हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तमाम सोशल ग्रुप्स पर है, वेबसाइट्स पर है, लोगों के मोबाइल फोन पर आ चुकी है। ऐसे वक्त में जब हमने कुछ दिन पहले कैमला में जो घटना हुई जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए वो घटना देखी है, तो उससे पता चलता है कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री किसान महापंचायत करने के लिए आता है और किसानों का गुस्सा, मैं फिर कहता हूं जो वहां हुआ उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन आज मैंने सिंगू बॉर्डर पर देखा, और हम इतने पिछले 50 दिन से लगातार देख रहे हैं जिस तरह का गुस्सा किसानों के अंदर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड किया है, लेकिन किसानों की मांग दूसरी है। किसान कहते हैं कि हमें इनको रिपील करवाना है, हमें इन्हें रद्द करवाना है, इसके अलावा हमें एमएसपी पर भी कानून चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है वो ये कि सरकार तक सही बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंगू बॉर्डर का हाल देखेंगे, वहां पे न जाने कितनी ट्रॉलियां, कितने ट्रैक्टर, कितने हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और ऐसे हालात में जब आप एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का ये पता चलता है कि उसके जो लोग हैं वो इन कानूनों को बैक कर चुके हैं, समर्थन कर चुके हैं। और मैं अभी देख रहा था कि राकेश टिकैत और तमाम लोग जो भारतीय किसान यूनियन के वो इसको लेकर नाराज है। तो ऐसे वक्त में ऐसा कोई कदम। बिल्कुल पवन, आपकी बात बिल्कुल सही। आलोक, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं अंत में? नहीं, मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये भरोसे का सवाल था, भरोसे का झगड़ा था सरकार और किसानों के बीच में। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भी जो बड़ा भरोसा था, और कल वो भरोसा काफी मजबूत था। हालांकि कल भी आपको याद होगा, कल जब बात हो रही थी तो उसमें ये बात उठी थी कि जब इस तरह की डांट फटकार होती है एक पक्ष को, तो अक्सर फैसला फिर ऐसा आता है जो दूसरे पक्ष की तरफ जाता है। गांव की पंचायतों की आम कथा है कि पहले एक पार्टी को जोर से फटकारा जाता है और उसके बाद उसी के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। ये फैसला नहीं है, एक बात ये है, ये अंतिम फैसला नहीं है, ये एक अंतरिम आदेश है। 2 महीने का वक्त है, 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2.5 महीने बाद चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका रिटायरमेंट 2.5 महीने के बाद है, उसमें से 2 महीने निकल जाएंगे। आलोक जी, बट परंतु किंतु लेकिन पे तो दुनिया नहीं चलती है ना। अब आप जो बात कह रहे हैं, और हमारे ख्याल से हम बहुत सारी चीजें हैं जिसके पड़ताल में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे एक राजनीतिक मसले पे क्यों पढ़ना चाहिए। पहला बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल तो किसान खड़े ही नहीं कर रहे जो आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है तो इस देश के अंदर, इस देश का नागरिक और जो नाराज तबका है वो फिर इंसाफ मांगने कहा जाएगा। इंसाफ का आखिरी दरवाजा भी अगर कहीं उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे तो इस देश
कि संविधान पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होगा। इसीलिए हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसकी आलोचना का अधिकार हम सबको है। क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, संविधान की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और अगर वो नहीं बनी रहेगी तो देश एक गहरे संकट की तरफ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।